Hello students, welcome to MAGIT tutorial. In this video, I will solve some important questions of electricity based on the combination of resistance. Students, in this video, question number 1 and the question number 3 are very important. So, please watch this video completely to understand all the questions. स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने सेट किया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और लास्ट क्वेश्चन 3 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सही तरीके से समझना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर्स इन पैरेलल आर द रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। मतलब 176 ओम की कितने रेसिस्टर को पैरेलल क्रम में हम लोग कंबाइन करें कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट से जिसको कि 220 वोल्ट पर कंबाइन किया गया है, इससे 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि 176 ओम के कितने रेसिस्टर को पैरेलल क्रम में कंबाइन करें कि 220 वोल्ट के मेन लाइन से 5 एम्पियर की करंट फ्लो करे। तो देखिए, ये है, मैंने डायग्राम में बना दिया आपको। जैसे 176 ओम का रेसिस्टर्स है, तो कितने रेसिस्टर्स को कंबाइन करेंगे, तो मैंने मान लिया यहाँ पर लेट लिखा है मैंने, नंबर ऑफ रेसिस्टर इक्वल टू n, मतलब n रेसिस्टर्स को मैंने कंबाइन किया है। तो पैरेलल क्रम में इसी टाइप से कंबाइन किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना होगा। और आप जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और ऐसा रेसिस्टर तो मैंने माना है कि n रेसिस्टर को मैंने कंबाइन किया है, तो बढ़ते बढ़ते प्लस ये n टर्म तक जाएगा। n टर्म तक क्यों जाएगा? क्योंकि n रेसिस्टर्स को मैंने कंबाइन किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 1/R इक्वल टू, और प्रत्येक रेसिस्टर जो है इसकी वैल्यूशन कितनी है? 176 ओम। तो इसे लिखना होगा 176 ओम प्लस फिर 176 ओम प्लस 176 ओम, और करते करते ये n टर्म तक जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 1/R इक्वल टू, तो एलसीएम तो इसकी 176 ही होगी। तो चलिए मैंने एलसीएम लिखा 176, और ऊपर में 1 है, प्लस करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस होते होते ये 1 कितने बार जाएगा? n तक। अब स्टूडेंट्स, आपको समझना है। देखिए, 1 को अगर मैंने 2 बार प्लस किया तो 2 आएगा, 1 को मैंने 3 बार प्लस किया तो 3 आएगा, n को हम 4 बार प्लस करते हैं तो 4 आता है। इसी तरह से 1 को अगर n टाइम प्लस किया गया तो क्या आएगा? n। क्लियर है कि ये n आएगा, इसलिए लिखना होगा इक्वल टू n/176। अब 1/R इक्वल टू हो गया n/176। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू निकालनी होगी। कहने का मतलब R इंटू n हो गया, तो 1 इंटू 76 176। देयरफॉर R इक्वल टू क्या होगा? 176/n। अब देखिए, n रेसिस्टर को मैंने जो पैरेलल में कंबाइन किया, इससे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R जो है इसका वैल्यू कितना आया? 176/n। ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R की वैल्यू हम ओम्स के लॉ से भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ पर मैं निकालता हूँ। अब जानते हैं कि बाय ओम्स लॉ आप जानते हो ओम्स लॉ क्या होता है? तो V इक्वल टू होता है I इंटू R। ये बहुत पहले से आप जान चुके हैं, और इसलिए R इक्वल टू क्या होगा? V/I। अब स्टूडेंट देखिए, V की वैल्यू दी हुई है 220 वोल्ट, तो V का स्थान पर मैंने लिखा 220 वोल्ट, और I मीन्स करंट, कितनी करंट फ्लो हो रही है? 5 एम्पियर की, तो इसको मैंने लिखा 5। अब देखिए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो R है इसकी वैल्यू आ गई 220/5, और यहाँ पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या आया है? 176/n
एन। तो दोनों तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू है ना, तो इसलिए राइट साइड की वैल्यूशन दोनों की इक्वल होगी, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं 176 अपॉन एन, दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू 220 अपॉन 5। तो अब देखिए इसको n की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो n को मैंने 220 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 176 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो देयरफॉर n इक्वल टू क्या होगा 176 इंटू 5 अपॉन 220। चलिए इसको कट कीजिए, 5 से आपने कट किया, 5 4 जा 20, फिर आपका 20 हो गया, 5 4 जा 20 44। अब 44 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 176 आएगा, इसको आपने कट किया तो 4 कि देयरफॉर तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हुआ कि पैरेलल क्रम में अगर आप 4 रेसिस्टर्स को कंबाइन करते हैं तो इस कंडीशन में 220 वोल्ट की लाइन से सप्लाई करने पर 5 एम्पियर की करंट सर्किट से फ्लो करेगी। तो आपका n इक्वल टू 4 हो गया, मतलब 4 रेसिस्टर्स को कंबाइन करना होगा। स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, अगर दिक्कत हो तो इस वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा हुआ है कि इसमें दिया हुआ एक हॉट प्लेट है, एक हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन, इसको कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट के इलेक्ट्रिक सप्लाई से, और कि इसमें 2 कॉइल जुड़े हुए हैं, एक कॉइल ए है दूसरा कॉइल बी है। दोनों कॉइल जो है इसकी वैल्यूशन है 24 ओम। देखिए इस कॉइल ए की भी 24 ओम की है, कॉइल बी भी 24 ओम की है। इस दोनों कॉइल को 3 तरीके से कंबाइन किया जाता है। पहला लिखा हुआ है सेपरेटली हम कंबाइन करते हैं, देखिए अलग अलग मैंने कंबाइन कर दिया। सेकंड नंबर में दिया हुआ है इन सीरीज, तो दोनों कॉइल ए और बी को मैंने सीरीज में कंबाइन किया। थर्ड केस में दोनों कॉइल को पैरेलल कंबाइन किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्येक कंडीशन में कितनी करंट फ्लो होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट केस में तो इसको सेपरेटली कंबाइन किया जाता है। तो देखिए मैंने दोनों कॉइल को, कॉइल ए और कॉइल, ये हॉट प्लेट में जो कॉइल ए और बी है इसको मैंने सेपरेटली कंबाइन कर दिया। तो चलिए पूछता है कि दोनों से कितनी करंट फ्लो होगी, तो ओम्स का लॉ अप्लाई करना होगा। ओम्स के लॉ से आप जानते हैं तो V इक्वल टू क्या होता है कि I इंटू कि R होता है कि देयरफॉर तो I इक्वल टू क्या होगा V अपॉन R। V कितनी है, V है आपका 220 वोल्ट और R कितना है 24। चलिए इसको कट करते हैं। अब इसको कट कर दीजिए, कट कर दें पर इसको 9.17, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो पूरा कट नहीं होगा, पॉइंट में आएगा। देखिए पहले इसको 4 से कट कर दीजिए, 4 6 जा 4 से कट करेंगे, 4 5 जा 20, 2 आ गया, 4 5 जा 20। देखिए अब कट नहीं होगा ये, इसको आप कीजिएगा, अगर पॉइंट में चेंज कीजिएगा तो ये आ जाएगा, तो 9 6 जा 54 होता है, तो ये आ जाएगा 9.17 एम्पियर। इस केस में दोनों कॉइल को अगर सेपरेटली कंबाइन किया जाए तो इस दोनों कॉइल से कि 9.17 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। तो चलिए आपका फर्स्ट आंसर ये हो गया। अब स्टूडेंट देखिए फिर इस दोनों कॉइल को क्या होता है सीरीज में कंबाइन किया जाता है एक साथ, जो मैंने डायग्राम में बना दिया है। दोनों कॉइल को एक साथ कंबाइन किया जाता है, तो इस केस में क्या होगा कितनी करंट फ्लो होगी, तो इसके लिए पहले आपको टोटल रेसिस्टेंस निकालना होगा। और आप जानते हैं अगर सीरीज में कंबाइन किया गया तो टोटल रेसिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2 होता है। तो R1 आपका 24 है और R2 भी आपका क्या है 24, तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 ओम हो जाएगा टोटल रेसिस्टेंस। अब हम ओम्स के लॉ का अप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप ओम्स के लॉ से जानते हैं तो I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R, क्या होगा V अपॉन R। अब V कितना है आपका कि 220 वोल्ट और R कितनी है अभी मैंने निकाला ना, टोटल रेसिस्टेंस ये 48 आया, तो 220 अपॉन 48। चलिए इसको अब कट कीजिए, आप 4 से कट कीजिए, 4 5 जा 20, फिर 4 5 जा 20 होगा, 4 से मैंने कट किया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करके आप
पॉइंट में निकालिए, तो पॉइंट में इसका वैल्यूशन होगा 4.58। इसको आप निकालिएगा तो 12 चौके 48 होता है, तो 4.58 एम्पियर की करंट इस केस में फ्लो होगी। इजी है अंडरस्टैंड करना। स्टूडेंट्स इसमें थर्ड केस है, ये जो दोनों कॉइल ए और बी जो है इसको पैरेलल कंबाइन किया जाता है। देखिए डायग्राम में मैंने दिखाया है, दोनों कॉइल ए और बी को पैरेलल कंबाइन किया गया है सर्किट से, ठीक है। और इस केस में कितनी करंट फ्लो होगी, तो इसके लिए आपको जैसा मालूम है, आप जानते हैं कि पहले इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी होगी। चूँकि ये पैरेलल कंबाइन किया गया है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R, R1 भी 24 ओम है और R2 भी 24 है, तो 1/24 प्लस 1/24। चलिए इसको लिख सकते हैं, इसकी एलसीएम कितनी हो जाएगी कि 24, एलसीएम हो जाएगी 24। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2/24। इसको कट करेंगे, 2 × 1 = 1, 12 × 2 = 24 कि देयरफॉर तो 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/12 हो गया। तो चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो R की वैल्यू निकालेंगे, तो R इक्वल टू क्या होगा 12 ओम। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे देखा कि जो टोटल रेसिस्टेंस है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इसकी वैल्यूशन कितनी आ गई 12 ओम। तो चलिए अब ओम्स के लॉ का यूज़ करके इस सर्किट से कितनी करंट फ्लो होगी वो हम निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं, तो बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है I × R होता है। मुझे करंट की वैल्यू निकालनी है I, तो देयरफॉर I इक्वल टू क्या होगा V/R होगा। तो देखिए V का मतलब वोल्टेज ये कितनी है 220 वोल्ट है, और R का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि आपका 12 आया है। चलिए इसकी वैल्यू से निकालते, 4 से कट कीजिए, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12। तो ये आ गया आपका 55/3 एम्पियर की करंट फ्लो होती है। इसको आप पॉइंट में निकालिए, 18 × 3 = 24 होता है। तो कहने का मतलब 18.33 इतनी एम्पियर की करंट फ्लो होगी इस सर्किट से। ये जो डायग्राम में जो करंट फ्लो होती है ये आई है ना, तो इतनी एम्पियर की करंट फ्लो होगी। तो स्टूडेंट्स आपका ये आंसर हो गया। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें दिया हुआ है ए वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल हैज द रेसिस्टेंस 40 ओम। ये एक वायर है, इसकी रेसिस्टेंस क्या है 40 ओम है। इसको सर्कुलर रूप में बेंड किया गया है, मोड़ा गया है, ठीक है। और ये भी लिखा हुआ है इसको इस प्रकार से ए और बी 2 पॉइंट पे इस प्रकार से इसको बेंड किया गया है कि एक क्वाड्रेंट बन जाता है। तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है 1/4। देखिए एक सर्कुलर रूप में इसको बेंड किया गया है, और ए और बी को देखिए ये इसका 1/4 ही बन जाता है। 1/4 का मतलब क्या हो गया क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट्स ये देखिए कि ये जो वायर जो है इसकी रेसिस्टेंस कितनी है 40 ओम। अब ये 1/4 हो गया, 1/4 का मतलब होता है 4 भाग में से 1 भाग ये रेसिस्टेंस है, तो इसका मतलब 3 भाग इधर का रेसिस्टेंस होगा, क्लियर है। और देखिए इससे 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और इस पोर्शन में जो करंट आती है इसकी वैल्यूशन है I1। तो ऊपर वाले पोर्शन में जो करंट जाती है उसकी वैल्यू क्या है I2। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा तो ऊपर वाले पोर्शन के लिए रेसिस्टेंस कितनी होगी और नीचे वाले पोर्शन के लिए रेसिस्टेंस कितना होगा। तो चूंकि आप जानते हैं तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि रेसिस्टेंस, देखिए रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल, एल मीन्स लेंथ। रेसिस्टेंस जो होता है लंबाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चूंकि इस पोर्शन की लंबाई कम है, 4 में से 1 भाग है, और ऊपर वाले पोर्शन की लंबाई क्या है 3 भाग है, तो इसकी रेसिस्टेंस अगर कम है तो इससे ज़्यादा करंट फ्लो होगी। तो ऊपर वाले मतलब कि रेसिस्टेंस जो हो जाएगा स्टूडेंट्स मैं ये बताता हूँ, ये I1 एंड I2 है। अब I1 के लिए क्या है कि चूंकि इसकी I1 की लंबाई तो कम है, चूंकि 4 भाग में से 1 भाग है, क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है 1/4, तो 4 भाग में से 1 भाग इसकी लंबाई है, तो इसका लंबाई तो 1 भाग हो गया,
और तो 4 भाग में से 1 भाग लंबाई इसकी हो गई, तो ऊपर वाले पोर्शन की लंबाई क्या होगी, 3 भाग होगी। नहीं तो 1/4 का मतलब हो गया चौथाई, तो टोटल ये 4 भाग हो गया। तो I1 जो करंट है तो इसके लिए रेसिस्टेंस 1 भाग है, और I2 जिससे करंट फ्लो होती है तो उसके लिए रेसिस्टेंस क्या है, 3 भाग है। लेकिन आप जानते हैं कि रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो करंट उससे कम फ्लो होगी, और रेसिस्टेंस अगर कम है तो उससे करंट क्या होगा, ज़्यादा फ्लो होगा। मेरा कहने का मतलब है कि I1, ये जो I1 करंट जो है तो इसकी लंबाई तो कम है, इसकी लंबाई कम है तो इसकी रेसिस्टेंस भी कम होगी। देखिए 1 भाग है रेसिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या है, करंट ज़्यादा फ्लो होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस वायर से अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो होती है तो इसमें से रेसिस्टेंस का रेशियो 1:3 है ना, तो इसका मतलब है इस भाग से ज़्यादा करंट फ्लो होगी 3 भाग, और इससे क्या होगा, 1 भाग। क्यों, आप जानते हैं रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो करंट उससे कम फ्लो होगी, रेसिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा फ्लो होगी। तो इसलिए 1 एम्पियर की जो करंट उससे फ्लो होती है ना, इसको स्टूडेंट्स 1:3 के रेशियो में बांट दीजिए। तो मैंने बताया I1 के लिए चूँकि इसकी तो रेसिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा फ्लो होगी, तो ज़्यादा फ्लो होगी तो इसको 3:1 के अनुपात में बांटते हैं, तो इसके लिए रेसिस्टेंस क्या होगा, 3 भाग होगा। दोनों को प्लस करके लिखेंगे 4, नीचे लिखा जाता है, और टोटल 1 एम्पियर की करंट को बांटना है तो यहाँ पर लिखना होगा 1। तो अब स्टूडेंट्स ये देखिए, तो ये 3/4 हो गया, इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या होगा, तो 0.75 एम्पियर की करंट I1 जो है इसकी रेसिस्टेंस कम है, इसलिए ज़्यादा करंट 0.75 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। अब I2 से क्या होगा, कम एम्पियर की करंट फ्लो होगी, क्योंकि I2 की रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो होगा। कम फ्लो होने का मतलब क्या है, 1 भाग इससे करंट फ्लो होगा। तो चलिए ऊपर इसके लिए मैंने 1 लिखा, दोनों को प्लस करके, रेशियो को प्लस करके 4 नीचे लिखेंगे, और टोटल रेसिस्टेंस 1 जो है इसको यहाँ लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, तो 1/4 इसको निकालिएगा तो 0.25 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। स्टूडेंट्स एक बार और ध्यान दीजिए कि I1 जो है कि इसके लिए रेसिस्टेंस कम है, तो इसलिए इसके लिए करंट क्या होगा, ज़्यादा फ्लो होगा। तो यही कारण है कि 4 भाग में से 3 भाग करंट इससे फ्लो होगी। तो ऊपर वाला पोर्शन जो I2 है तो इसके लिए रेसिस्टेंस क्या है, तो ज़्यादा है, तो उससे करंट जो है कम फ्लो होगी, इसलिए 4 भाग में से 1 भाग करंट इससे फ्लो होगी। इसलिए मैंने इसमें 3 भाग निकाला है, इसमें 1 भाग निकाला है, ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, नाउ आई इन दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like it. If you feel any type of the problem, please comment. And this is the last of the video. Okay, I see you again in the next video.